हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सुखी और स्वस्थ होंगे। इससे पहले आप सबका क्या है, संतोष सर फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप अगर देख रहे होंगे ये वीडियो, तो मैं इससे पहले 2 वीडियो डाल चुका हूं। मैं इन दिनों 50 गोल्डन रूल्स पढ़ा रहा हूं, जिन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। उन रूल्स को मैं एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर कर रहा हूं, और उससे संबंधित जो थियरी पोर्शन है वो भी मैं यहाँ लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम आज नियम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। आज जो सबसे पहले 2 क्वेश्चन है वो ये है, द गेस्ट whom we were talking about have come are my brothers in law. They who are in this room should not move from the place where they are standing, said the leader of the criminals. ये 2 प्रश्न हैं। चलिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। देखिए, ये परीक्षाओं में अक्सर एक क्वेश्चन आता है, हु और हुम पर अक्सर एक प्रश्न आता है। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि देखिए, जब भी हम हु से प्रश्न करते हैं तो आपने जैसे कहा कि हु इज योर ब्रदर, तो इसका आप जवाब देंगे जैसे मान लीजिए राम इज माई ब्रदर। अगर हुम से प्रश्न किया, हुम डू यू रिस्पेक्ट, तो आपने जवाब दिया आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स। पहले ये समझिए, आप जानते हैं कि हुम इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं ये यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड्स के रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। तो आप जरा ये देखिए कि हु से जवाब जो मिल रहा है, हु से प्रश्न करने पर उसका जवाब क्या माई ब्रदर है? नहीं। हु से जो प्रश्न किया गया उसका जवाब है राम। तो यानी आप ये समझिए कि जब हु से प्रश्न किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? हु से प्रश्न करने पर हमें हमेशा सब्जेक्ट मिलता है। ठीक है। अब आपने कहा हुम डू यू लाइक, किसको आप, हुम डू यू रेस्पेक्ट, किसको आप किसका आदर करते हैं? तो आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स मान लीजिए आपने जवाब दिया। तो क्या हुम से जब प्रश्न करने पे जो जवाब मिला वो क्या आई है? क्या नहीं। हुम से जो जवाब मिला वो पेरेंट्स है। तो आप जानते हैं कि इसका राम जो है सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पर माई पेरेंट्स जो है वो रेस्पेक्ट का क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। तो देखिए, अब एक बात समझ लीजिए कि ये जो वर्ड है हु हुम, ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स भी हैं लेकिन ये रिलेटिव वर्ड्स भी हैं। जैसे मैंने एक वाक्य कहा, आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, PURSE, पर्स। तो अब आप ये देखिए, आई नो द मैन हु स्टोल योर पर्स, तो क्या यहां पर ये जो हु है इंट्रोगेटिव वर्ड है? क्या ये प्रश्न पूछ रहा है? नहीं। उसी तरह से आप ये देखिए कि ये वास्तव में ये इंट्रोगेटिव वर्ड ना हो कि ये रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है अगर, या रिलेटिव वर्ड है, तो किसको रिलेट कर रहा है? ये रिलेट कर रहा है मैन को। तो ये जिस नाउन को रिलेट कर रहा है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है, एंटीसीडेंट।
अब आपके लिए ये वर्ड भी नया ही जैसा होगा, एंटीसीडेंट, क्योंकि आप लोग इतना डिटेल में पढ़ते ही नहीं है। तो जिस वर्ड को रिलेटिव वर्ड रिलेट करता है वो उसका एंटीसीडेंट, हिंदी में आसान है थोड़ा, पूर्व संज्ञा, उसको पूर्व संज्ञा कहते हैं, पूर्व संज्ञा। यानी रिलेटिव वर्ड जिस नाउन को रिलेट करता है वो उसकी पूर्व संज्ञा होती है। तो अब ये आप जानिए कि जब उसको रिलेट करेगा तो अगर सब्जेक्टिव केस में रिलेट करेगा तो वो हु होगा, और ऑब्जेक्टिव केस में जब रिलेट करेगा तो वो हुम होगा। अब यहां बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हु या हुम, कि कब हु होगा कब हुम होगा। तो देखिए यहाँ पे स्टोल है, स्टोल की क्रिया को करने वाला यही आदमी है, मैन। ठीक, किसको रिलेट कर रहा है, ये सब इस स्टोल के वर्ब को करने वाले को बता रहा है। तो ये एक्चुअली सब्जेक्टिव केस में, इसीलिए इसको रिलेटिव वर्ड जो लगा वो सब्जेक्टिव केस में। अगर वो ऑब्जेक्ट को रिलेट करता तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता। इस पर प्रश्न बनाकर अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, क्योंकि लड़का कंफ्यूज होता है कि कब हु या हुम। तो इसको मैं आपको एक और तरीके से समझा देता हूं। देखिए, जब ऐसे वाक्य में आए रिलेटिव वर्ड हु या हुम पे ऑप्शन आए, और इसको चाहे तो इस पे क्या नाम है, इंप्रूवमेंट में भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, हु, हुम, हुज, विच, ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए उसने। तो आपको ये अगर ये आपको एक क्लियर है कि हु सब्जेक्टिव केस में होता है और हुम ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और हुज जो होता है पोसेसिव केस में होता है, तो अगर ब्लैंक में आया तो आपको कभी गलत होगा नहीं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के लिए ब्लैंक आ रहा है तो वो सब हु होगा, ऑब्जेक्ट के लिए अगर वो ब्लैंक आ रहा है तो हुम होगा, अगर वो पोसेसिव केस में आ रहा है तो हुज होगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपको डाउट ना हो तो इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि कब हु होगा कब हुम। तो पहले वाक्य को ध्यान से देखिए। अगर उस वाक्य में जो जितनी वर्ब्स आई हैं, वर्ब्स पर ध्यान दीजिए, वर्ब्स पर, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक, इफ द सब्जेक्ट ऑफ एनी वर्ब इज मिसिंग, अगर वो मिस कर रहा है, गायब है उसमें से, तो जो रिलेटिव वर्ड है वही उसका सब्जेक्ट बनेगा। पहले आप ये समझिए। तो यानी अगर वो किसी वर्ब का, अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट मिसिंग है तो जो रिलेटिव वर्ड है, रिलेटिव वर्ड वही उसका, रिलेटिव वर्ड जो है वही उसका सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट। तो स्वाभाविक सी बात है किस केस में होगा वो हो जाएगा सब्जेक्टिव केस में। तो अगर सब्जेक्टिव केस में होगा तो जैसे मैंने अभी बता चुका हूं, सब्जेक्टिव केस में क्या होगा, वो हु होगा, क्योंकि हु सब्जेक्टिव केस बनाता है, यानी इसका सब्जेक्टिव अर्थ में प्रयोग होता है। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट के लिए आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो हु ना होके हुम होगा। चलिए इस एग्जांपल में हम देखते हैं कि वो किसके लिए आया, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए। देखिए, द गेस्ट whom we were talking about, तो पहली बात तो वर्ब देखिएगा, ये टॉकिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो टॉकिंग कौन कर रहा है, वी। तो इस टॉकिंग अगर देखा जाए इसके रिस्पेक्ट में तो ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम गेस्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो अगर इस टॉकिंग के हिसाब से देखा जाए तो ये इसका ऑब्जेक्ट है। आगे बढ़ के देखिए, तो आगे आप देख रहे हैं हैव कम, वो आ गए हैं। आर माई, दो और वर्ब हैं, वो आए हैं, और वो मेरे ब्रदर्स इन लॉ हैं। तो आप अब ये देखिए कौन आए हैं, क्या वी आया है, नहीं, आए हैं गेस्ट। तो यानी एक तरह से देखा जाए तो गेस्ट इसका सब्जेक्ट होना चाहिए। आर माई, तो द गेस्ट आर माई ब्रदर्स इन लॉ, आर का सब्जेक्ट भी क्या है, तो ये जो रिलेट कर रहा है इसकी पूर्व संज्ञा क्या है, यही ना इसकी पूर्व संज्ञा है, ये इसका एंटीसीडेंट है। तो आप देख रहे हैं कि गेस्ट जो है दो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यहां पर कौन सा वर्ड होना चाहिए, हुम होना चाहिए, हु। यहां पर हुम ना होकर हु होना चाहिए, हु, क्योंकि यहां पर गेस्ट जो है इसके लिए, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट, इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट केस में आ रहा है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगले एग्जाम्पल का भी एक अलग नियम है, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अभी मैंने बताया कि हु जो है, हुम है, ये रिलेटिव वर्ड भी हैं, दैट है, विच है, ऐसे बहुत से वर्ड हैं।
तो ये रिलेटिव वर्ड भी हैं। तो जब भी रिलेट करते हैं तो इनके पहले कोई ना कोई नाउन आएगा, जो नाउन आएगा वही उसका एंटीसीडेंट होता है। एंटीसीडेंट जिसको पूर्व संज्ञा कहते हैं, पूर्व संज्ञा, पूर्व संज्ञा कहते हैं इसको, पूर्व संज्ञा। तो आप ये जानिए जब ये रिलेटिव वर्ड का काम करें तो इसके पहले कोई ना कोई नाउन होगा, वो एंटीसीडेंट उसका होगा। तो एक नियम ये कहता है कि दे जो है, दे, ये वर्ड दे को हम किसी भी रिलेटिव वर्ड का एंटीसीडेंट नहीं बना सकते। एक नियम ये भी कहता है कि दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एंटीसीडेंट ऑफ एनी रिलेटिव वर्ड, ये नियम है। तो इसका मतलब है कि अगर हु, हुम, दे, दैट, विच और भी जो रिलेटिव वर्ड होते हैं, अगर उनके पहले दे का प्रयोग कर दें हम एंटीसीडेंट के रूप में, एंटीसीडेंट के रूप में, पूर्व संज्ञा के रूप में, तो ये गलत होगा। तो फिर अगर ये दे नहीं प्रयोग हो तो होगा क्या प्रयोग? तो आप जान लीजिए दे को किसी भी रिलेटिव वर्ड का हम सब मतलब एंटीसीडेंट नहीं बना सकते, तो इसलिए इसकी जगह पे होता है दोज, दोज का इस्तेमाल होता है। दे नहीं हो सकता, दोज होगा। यानी दे को हम किसी भी रिलेटिव वर्ड का एंटीसीडेंट नहीं बनाएंगे, दे के स्थान पर क्या होना चाहिए? दोज। एक ये नियम कहता है। तो चलिए अब इस देखते हैं इसको, अगर पता नहीं आप ये नियम जानते थे या नहीं। तो देखिए दे हु आर स्टैंडिंग, तो ये हु रिलेटिव क्या क्वेश्चन पूछ रहा है क्या? अगर ये दे नहीं होता तो अगर इसको हटा दे तो हु आर इन दिस रूम, कौन है इस रूम में। लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे दे है, तो ये दे, ये हु किसको रिलेट कर रहा है? दे को। अगर ये दे को रिलेट कर रहा है, इसका एंटीसीडेंट है। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि दे को किसी भी रिलेटिव वर्ड का हम एंटीसीडेंट नहीं बना सकते, तो यहाँ दे ना होकर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए दोज, दोज हु आर इन दिस रूम। जो भी इस कमरे में हैं अपनी जगह से नहीं हिलेंगे, जहां वो खड़े वहीं रहें। सेट द लीडर ऑफ द क्रिमिनल्स। मान लीजिए जैसे बैंक में डकैती पड़ रही हो तो अक्सर इस तरह का सीन आपने फिल्मों में देखा होगा, ठीक है, या रियल लाइफ में भी ऐसे सीन होते हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि दे को हम किसी भी रिलेटिव वर्ड का एंटीसीडेंट नहीं बना सकते। और एक और बात, हु हुम में आपको ये चेक करना पड़ेगा कि अगर किसी वाक्य में अगर किसी वर्ब का सब्जेक्ट क्या हो? मिसिंग हो। अगर किसी वाक्य में किसी का सब्जेक्ट अगर मिसिंग हो तो वो वहां पर ऐसी स्थिति में जो रिलेटिव वर्ड के रूप में हुम का प्रयोग ना हो के हु का प्रयोग होता है। चलिए अब अगले दो क्वेश्चन देख लेते हैं। ही सेंट ऑल द फर्नीचर टू पटना दैट ही हैड बॉट इन मद्रास। क्वेश्चन नंबर 27वां है और ये 28वां ये है कि ही क्लेम्स टू हैव रेड। वो दावा करता है कि उसने पढ़ लिया शेक्सपियर्स ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज, उसने सारी ट्रेजेडीज उसकी पढ़ ली। हु इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट, माने रचनाकार है, ऑफ इंग्लिश, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का। तो देखिए वैसे अगर आप पकड़ सकें तो बताइए क्या हो सकता है, नहीं तो मैं तो यहां बताने के लिए ही हूं आपको। देखिए इसमें भी इसकी भी नियम जानिए। अभी मैंने आपको बताया दैट, हु, विच, जो भी रिलेटिव वर्ड होते हैं तो उनके पहले कोई ना कोई नाउन आता है, तो वो उसका पूर्व संज्ञा कहलाता है। यानी उसी के बारे में उसी को रिलेट करेगा आगे की बात से, मतलब जो उसके बारे में बताएगा कि आगे क्या है उसके बारे में। अब देखिए अगर यहां पर अगर रिलेटिव वर्ड के रूप में देखें तो पटना है, पटना आया रिलेटिव वर्ड के रूप में। अब इसका ये अगर एंटीसीडेंट है, ये इसकी पूर्व संज्ञा है, पूर्व संज्ञा है इसकी, ये इसका एंटीसीडेंट है। अब देखना ये है कि यहां पर अगर देखा जाए तो पटना जिसे मैंने खरीदा, क्या पटना को खरीदा मैंने मद्रास में? तो आपको नहीं लग रहा कि वाक्य का सेंस बड़ा अजीब सा आ रहा है कि ही सेंट ऑल द फर्नीचर, कहने का मतलब रिलेटिव एंटीसीडेंट गलत इस्तेमाल कर रहा है, या इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि वो गलत बता रहा है। यहां पर ये लग रहा है कि पटना जिसको मैंने खरीदा मद्रास में, और लेकिन आप जानते हैं खरीदा मैंने फर्नीचर है, और वो फर्नीचर मैंने पटना भेज दिया, और जो फर्नीचर खरीदा था मद्रास में,
तो वास्तव में अगर देखा जाए अर्थ की दृष्टि से, तो पटना यहाँ दैट जो होगा वो किसके लिए आया, दैट जो रिलेट करना चाहिए वो फर्नीचर को, लेकिन यहाँ रिलेट किसको कर दिया, पटना को। तो अक्सर ऐसा भी एक एरर दिया जाता है इससे संबंधित कि जो एंटीसीडेंट होना चाहिए उस वो ना हो के कुछ और एंटीसीडेंट, गलत एंटीसीडेंट का इस्तेमाल कर दिया जाता है। तो ये कैसे सुधरेगा? अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि अगर किसी तरह से दैट के पहले फर्नीचर आ जाए तो फर्नीचर दैट ही हैड परचेज्ड इन मद्रास, ये बात सच, जो फर्नीचर जो उसने, तो उसने वो फर्नीचर पटना पहुंचा दिया जो फर्नीचर उसने मद्रास में खरीदा था। तो अब हम कैसे कर सकते हैं, इसका ऑर्डर थोड़ा चेंज कर दीजिए। क्या होगा, ही सेंट टू पटना, उसने भेज दिया पटना क्या, ऑल द फर्नीचर। इस चीज को अगर हम उठा के यहां सेट कर दें यहां, तो अब क्या हो जाएगा, ही सेंट टू पटना, उसने भेज दिया पटना क्या, ऑल द फर्नीचर। अब फर्नीचर यहां आ गया, दैट ही हैड बॉट, अब यानी सही प्रयोग हो गया। तो इस बात का भी, इस टाइप के भी एरर बना दिए जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान दीजिए कि जो रिलेटिव वर्ड आया है क्या वो सही एंटीसीडेंट को रिलेट कर रहा है। वैसे अगर पटना है, जगह का नाम है, तो इसको रिलेट कौन कर सकता है, इसको वेयर रिलेट कर सकता है, ये वर्ड वेयर, ठीक है ना। लेकिन यहां पे आप वेयर लगा देंगे तो भी नहीं बनेगा। फिलहाल यहाँ स्थिति ये है कि फर्नीचर जो मैंने खरीदा था, अर्थ में ये बैठ रहा है, तो आपको फर्नीचर ही करना पड़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि और यही चीज सेम इसमें भी है। अब देखिए, वो दावा करता है कि उसने पढ़ लिया है सारे दुखान नाटक किसके, शेक्सपियर के। अब जो ये हु जो है यहां पर देखिए किसको रिलेट कर दे रहा है, ट्रेजेडीज को। अब ट्रेजेडीज जो कि ग्रेटेस्ट रचनाकार है अंग्रेजी साहित्य में, ये तो बात बैठ नहीं रही ना, ट्रेजेडी तो रचनाकार है नहीं। तो आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि ये हु किसके लिए आया होगा, ये हु आया होगा इसके लिए, शेक्सपियर के लिए। अगर हम इसमें ऐसा परिवर्तन करें तो यानी इसमें तो आप समझ गए किस पार्ट में था, पहले इस पार्ट में बी पार्ट में मिस्टेक था, इसमें भी किस में, बी पार्ट में मिस्टेक है। तो अगर किसी तरह से जहां ट्रेजेडी वर्ड है वहां शेक्सपियर आ जाए तो क्या हो जाएगा, हु लिविंग को रिलेट कर देगा, ये आप जानते हैं। तो इसको आप जानते हैं कि पोसेसिव केस ऑफ से भी बनाया जाता है और एपोस्ट्रॉफी एस से भी बनाया जाता है। तो हम इसको ऐसा नहीं कर सकते, ही क्लेम टू हैव रेड, ही क्लेम्स टू हैव रेड क्या पढ़ा, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर कर दें। इसको हम थोड़ा पहले कर दें, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज को ये पूरे इसको आगे कर दें। यहां ही क्लेम्स टू हैव रेड, क्या रेड, ऑल ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, इसको हटा के ऑफ लगा दें, ऑफ शेक्सपियर। तो अब शेक्सपियर कहां जाएगा, पीछे। तो शेक्सपियर जो कि क्या है, सब महानतम रचनाकार है अंग्रेजी साहित्य में, समझ गया। तो कहने का मतलब यहां मिस्टेक किस में हो गई, बी पार्ट में मिस्टेक, ऑर्डर की मिस्टेक है, यानी इसका एंटीसीडेंट सही प्रयोग नहीं किया गया है। हु के लिए शेक्सपियर होना चाहिए था और इसको गलत, इसको इस पे भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी गलत एंटीसीडेंट का प्रयोग। तो जैसा मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया है कि हु का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में और हुस का प्रयोग पोसेसिव केस में होता है। और एक और गलती बनाई जाती है कि एंटीसीडेंट ही बिगाड़ दिया जाता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब आपके सामने दो प्रश्न है। द होटल्स ऑफ पटना आर मोर कॉस्टली देन मुजफ्फरपुर, ही इज वन ऑफ दोज who would much rather sacrifice his life than turn disloyal to the country। चलिए मैं आपको कुछ टाइम देता हूं, आप करने का प्रयास करिए। चलिए मैं बताता हूं। मैंने अभी कल परसों बताया था देन तुलना करता है, देन तुलना करता है,
अब देखिए देन तुलना कर रहा है द होटल्स ऑफ पटना, और उससे तुलना हो जा रही मुजफ्फरपुर से। अगर पटना की तुलना करें हम तो मुजफ्फरपुर शहर की शहर से तुलना कर सकते हैं। देखिए पॉपुलेशन ऑफ एशिया की तुलना पॉपुलेशन ऑफ अफ्रीका से, यानी कहने का मतलब ये है जब हम तुलना करते हैं तो जिस गुण की तुलना कर रहे हैं वो गुण समान होना चाहिए। अब पॉपुलेशन ऑफ एशिया है, अगर उसकी तुलना हम अफ्रीका की पॉपुलेशन से कर रहे हैं तो अफ्रीका की पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि अफ्रीका की पॉपुलेशन हो उधर अफ्रीका हो, यानी तुलना का स्तर समान ना हो। तो एक बात जानिए कि तुलना का स्तर हमेशा समान होना चाहिए। तो इस तरह का प्रश्न भी परीक्षा में आता है। तो आप ये जानिए कि इसका भी इसको कैसे हम, इसका ग्रामर क्या है। इसका ग्रामर ये है कि तुलना का स्तर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो अगर हमें कहना है तो द होटल्स ऑफ पटना है, तो यहां पर क्या होना चाहिए, द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर होना चाहिए। यानी पटना के होटल ज्यादा महंगे हैं मुजफ्फरपुर से नहीं, मुजफ्फरपुर के होटल से। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। इसका एक तरीका ये है कि जो जिस गुण की बात चल रही हो, यहां जैसे होटल की बात चल रही है, पटना के होटल तो मुजफ्फरपुर के भी होटल, तो जिस गुण की बात चल रही है अगर वो सिंगुलर है तो दैट का प्रयोग हो सकता है, दैट ऑफ का। अगर वो गुण प्लूरल है तो दोज ऑफ का। तो देखिए इसको ठीक करने के क्या क्या तरीके हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं द होटल्स ऑफ पटना आर मोर कॉस्टली, तो यहां तो पूरा वो गुणधर्म ही समान लगा दिए, तो आप कर सकते हैं द होटल्स ऑफ, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं द होटल्स ऑफ मुजफ्फरपुर। यानी इस पार्ट में है मिस्टेक, ठीक है, यानी डी पार्ट में है मिस्टेक। लेकिन एक और तरीका भी है। एक तरीका ये है ग्रामर का कि अगर वो प्लूरल है तो आप चाहे प्लूरल जैसे था होटल्स था, तो इसकी जगह आप दोज ऑफ भी लगा सकते हैं, दोज ऑफ, इसका प्रयोग कर सकते हैं, दोज ऑफ। तो अब आप ये कह सकते हैं द होटल्स ऑफ पटना आर मोर कॉस्टली देन दोज ऑफ मुजफ्फरपुर। लेकिन मान लीजिए यहां पर कोई ऐसा गुण होता, पॉपुलेशन होता मान लीजिए, तो द पॉपुलेशन ऑफ पटना, पॉपुलेशन एज ए सिंगल आइडेंटिटी है, मैंने कहा देखिए फॉर्म पे ध्यान दीजिए, तो पॉपुलेशन एज ए होल वन माना जाएगा। तो द पॉपुलेशन ऑफ पटना अगर पॉपुलेशन होता तो सिंगल यूनिट होता, तो दोज ऑफ ना होके क्या होता, फिर वो दैट ऑफ मुजफ्फरपुर होता, ठीक है। तो ये दैट ऑफ दोज ऑफ से भी सही होता है, और दोज ऑफ तब लगेगा जब यहाँ का प्लूरल होगा, और दैट ऑफ का प्रयोग होता है जब यहाँ का गुणधर्म या जिसकी बात चल रही हो वो सिंगुलर हो, ठीक है। और नहीं तो सबसे आसान तरीका है कि भाई गुणधर्म जो 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 यहाँ है वही वहां लिख दो, स्वाभाविक सी बात, ठीक है, आप समझ गए। तो इस नियम के तहत मैं ये बताना ये चाह रहा हूं कि दैन से जब तुलना होती है तो तुलना का स्तर समान होना चाहिए। अच्छा मान लीजिए मेरी हाइट की तुलना क्या आप किसी व्यक्ति से करेंगे, व्यक्ति की हाइट से कर सकते हैं, समझ रहे हैं आप कहने का मतलब। तो यानी जिस गुण की तुलना हो रही है वो गुण दोनों अवयवों में होना चाहिए, उसी गुण की तुलना की जा सकती है, ठीक है। चलिए जैसे हम मान लीजिए अगर ये कहें द सीनरी ऑफ कश्मीर, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर अट्रैक्टिव देन स्विट्जरलैंड, तो ये गड़बड़ है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर अट्रैक्टिव देन दैट ऑफ स्विट्जरलैंड होगा, या नहीं तो फिर पूरा गुणधर्म बताइए, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज मोर अट्रैक्टिव देन द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड। पूरा गुणधर्म पूरा सब्जेक्ट उधर मान ले जाइए उस, तब जाके बराबर हो पाएगा। तो कहने का मतलब इस तरह के एरर बनाए जाते हैं, इस पर भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। अगली बात, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं ऑफ से संबंधित, इससे बहुत सी चीजें मैंने बताई हैं। ऑफ से जब भी रिलेट, लेकिन एक बात अब देखिए लड़का कैसे फंसता है। अभी मैंने आपको ऑफ का बताया और अभी मैं आपको एक रिलेटिव का भी बता रहा हूं। जैसे इसको पहले इस नियम को बड़े ध्यान से समझ लीजिए। जैसे अगर मैंने कहा वन ऑफ माई फ्रेंड, अगर ये कहा तो गलत है, क्यों? क्योंकि मैंने बता चुका हूं कि ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। ये मैं अपने पूर्व वीडियोस में बता चुका हूं। आप नियमों को अगर और बारीकी से जानना चाहते हैं तो और पहले पूर्व वीडियो देखिए।
तो वन ऑफ के बाद अगर काउंटेबल नाउन आएगा तो क्या होगा, वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा। इसके बाद आएगी वर्ब, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स, तो आर ना होगा क्या होगा, इज होगा, वर्ब सिंगुलर होगी। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर अब एक नियम और समझिए, आई नो द साइंटिस्ट हु आर बिहाइंड द इन्वेंशन ऑफ, मान लीजिए आगे कोई और दे दीजिए उसको कुछ और नाम, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये जो हु जो है ये रिलेटिव वर्ड है, ठीक है। अब एक ग्रामर ये कहती है कि ऑफ के बाद अगर वर्ब आएगी तो वो किसके हिसाब से चलती है, आगे के डिटरमाइनर या नाउन के अनुसार, डिटरमाइनर या नाउन के अनुसार चलेगी। एक नियम ये कहता है। अब एक नियम ये कहता है कि अगर रिलेटिव वर्ड है तो रिलेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब आएगी, ये वर्ब, तो किसके हिसाब से चलेगी, वो चलेगी एंटीसीडेंट के अनुसार, एंटीसीडेंट के अनुसार, ठीक है। अब ये दो नियम है कि अगर ऑफ के बाद है तो भाई डिटरमाइनर के अनुसार, और रिलेटिव वर्ड के बाद अगर वर्ब है तो एंटीसीडेंट के अनुसार। अब देखिए यही लड़का धोखा खाएगा। अब वो इस नियम को भी पढ़ा है, इस नियम को भी पढ़ा है। मान लीजिए कोई ऐसा वाक्य हमने बना दिया जिसमें ये वाली बात भी, ऑफ वाली भी बात है, और ये रिलेटिव वाला नियम भी है कि रिलेटिव वर्ड के बाद जो वर्ब आएगी या प्रोनाउन आएगा वो एंटीसीडेंट के, यानी पूर्व संज्ञा के हिसाब से चलता है, पूर्व संज्ञा के हिसाब से चलेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तब क्या होगा, तो अब ये जानिए कि अगर ये दोनों नियम या दोनों तरह के स्ट्रक्चर एक वाक्य में ला देंगे तो हमेशा ये वाला नियम फॉलो किया जाएगा, रिलेटिव वर्ड वाला, ये तब ये वाला नियम नहीं फॉलो किया जाएगा। अगर ये नियम इसके बगैर आया है तब तो फिर ये नियम ठीक है, ये नियम अकेले में आया तो भी ठीक है। लेकिन अगर दोनों को मिक्स किया जाएगा तो कौन सा नियम चलेगा, तब चलेगा सिर्फ रिलेटिव वाला, रिलेटिव वर्ड वाली रिलेटिव प्रोनाउन का नियम चलेगा। जो भी रिलेटिव वाला नियम तब डोमिनेंट है, और उसी के अनुसार रिलेटिव वर्ड के अनुसार वर्ब चलेगी, रिलेटिव वर्ड के अनुसार प्रोनाउन चलेगा। समझ गए आप। तो दो, और इस पर इसको क्योंकि वो जानता है एग्जाम में जो पेपर सेट करता है कि लड़का ये नियम जान रहा है, ये नियम जान रहा है, लेकिन दोनों को मिला देंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए, ये अगर अलग में आया तो इसके हिसाब से चलेगा, फर्स्ट पार्ट के अनुसार, ये मैं बता चुका हूं। हाँ, अगर कहीं पर रिलेटिव वर्ड है तो उसके बाद अगर वर्ब आ रही है तो वो अपनी पूर्व संज्ञा के अनुसार होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता आई नो द साइंटिस्ट, मैं उस वैज्ञानिक को जानता हूं, तो अगर साइंटिस्ट होता तो इज होता है यहाँ। लेकिन अब यहाँ पे साइंटिस्ट, मैं उन वैज्ञानिकों को जानता हूं, तो हु आर, ठीक है। अब इन दोनों को मिलाएंगे अगर किसी एक वाक्य में, तो फिर ये वाला नियम नहीं चलेगा। कौन सा नियम चलेगा, रिलेटिव वर्ड वाला नियम चलेगा, ठीक है। अब मैंने इसकी नियम की मुख्य बात आपको बता दी। अब देखिए इसको, ही इज वन ऑफ दोज, देखिए हु का रिलेटिव वर्ड क्या बनाया, दोज, ठीक है। अब इसकी मैं व्याख्या अभी आज ही बता चुका हूं। ही इज वन ऑफ दोज, वो उनमें से एक है। तो अब लड़का देख रहा है कि यहाँ पे वन भी दिया है ऑफ के पहले। अब वो नियम जानता है कि अगर डिटरमाइनर ऑफ नाउन है या जो भी है तो उसके बाद वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, फंस जाएगा। प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर, फंस जाएगा, वन के हिसाब से बैठाएगा। लेकिन अब आप देखिए यहां पर ऑफ का नियम भी है और यहां पर ये रिलेटिव वर्ड का नियम भी है। तो कौन सा नियम प्रबल माना जाएगा, तब ये हो गया, ये महत्वपूर्ण हो गया, इंपॉर्टेंट, ये होगा रिलेटिव वर्ड। अब वर्ब किसके हिसाब से चलेगी, वन के हिसाब से ना चल के दोज के हिसाब से चलेगी। तो दोज, अब आगे दोज हु वुड मच रेदर सेक्रीफाइस हिज लाइफ बोल गया, गड़बड़ नहीं हो गया। अब हिज आप जानते हैं सिंगुलर है, तो ये दोज के हिसाब से अभी मैंने एक दिन मैंने ये नियम भी बताया है कि डिटरमाइनर को भी बड़ा ध्यान से देखिए। दिस दैट क्या है, दिस दैट सिंगुलर होते हैं, दिस दैट सिंगुलर है। ये डिटरमाइनर पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। और दीस दोस क्या है,
दीज दोस्त ये प्लूरल हैं, तो इन पर भी आप ध्यान दीजिए। तो इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है, ये प्लूरल है ये। अगर इसका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो फिर वर्ब भी प्लूरल। अब क्योंकि नियम किस पे चलेगा, इस पर नहीं चलेगा ऑफ वाले पे, अब चलेगा रिलेटिव वाले पे। ठीक है, तो यहां पर हिज ना होगा, क्या होगा बच्चों, यहां पर हिज ना होकर होगा देयर। ठीक है, यानी इस पार्ट में मिस्टेक है। कौन सा, सी पार्ट में मिस्टेक। ठीक, जहां तक मेरा विश्वास है कि आपको अब ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा। चलिए अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। I and Raju left for Delhi last summer to see the कुतुब मीनार। मैं और राजू दिल्ली के लिए गए पिछले ग्रीष्मकाल में टू कुतुब मीनार को देखने। I will certainly, मैं निश्चित रूप से, अवेल ऑफ योर ऑफर, तुम्हारे ऑफर को का फायदा उठाऊंगा, when the occasion arises, जब भी ऐसा मौका आएगा। अब देखिए इसका भी नियम, इसको भी समझने का प्रयास करिए। एक नियम है प्रोनाउन का कि प्रोनाउन के ऑर्डर पे है नियम। तो आपको प्रोनाउन का पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, 3 पर्सन्स होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो बताता है यानी आई और वी, यू जिसको बताएगा यानी फर्स्ट पर्सन जिससे बात बताएगा वो होगा सेकंड पर्सन। हमेशा सेकंड पर्सन सामने वाला होता है और वो हमेशा यू होता है। अगर वो एक है व्यक्ति है तो भी वो यू है, और एक से ज्यादा है तो भी वो यू है। ठीक है, तो यानी फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यानी जो सुनेगा, सेकंड पर्सन होगा हमेशा यू, चाहे वो एक हो या अनेक। थर्ड पर्सन ही, इट, दे। ठीक है, दे, देम, जो भी। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है या बताता है, सेकंड पर्सन जिससे बात कही जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बताया जाता है। तो इसको हम अपने समझने के लिए इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, इसको 3 मान लेंगे। ठीक है, अपने समझने के लिए। तो देखिए, जब वाक्य में, एक ही वाक्य में कई तरह के पर्सन्स का प्रयोग हो और वाक्य में पॉजिटिव सेंस हो, ये नियम है। तो पॉजिटिव सेंस में ऑर्डर होता है 2, 3, 1, यानी सेकंड पर्सन पहले आएगा, थर्ड पर्सन बीच में आएगा और सबसे किनारे पे होगा फर्स्ट पर्सन। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि इन्हीं प्रोनाउन के बाद तो आएगी वर्ब। इसको ऐसे याद रखने के लिए हो सकता है 2, 3, 1, 1, 2, 3 आप भूल जाएं। तो इसको आप ऐसे समझिए कि पॉजिटिव सेंस में आएगा तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। अपने वही नाम ही फर्स्ट है वो। तो अगर पॉजिटिव क्रिया है तो स्वाभाविक सी बात है इस पॉजिटिव क्रिया के सबसे करीब कौन रहना चाहेगा, पॉजिटिव क्रिया के सबसे करीब भाई फर्स्ट पर्सन ही रहना चाहेगा। स्वाभाविक सी बात है, ये तो क्रिया है कि उसका क्रेडिट मिल जाए। जैसे यू, ही एंड आई, तो उसके बाद आया कोई पॉजिटिव, लेकिन काम पॉजिटिव होना चाहिए। इसका नियम ये फिर कहता है कि अगर निगेटिव सेंस है क्रिया में, क्या कोई ऐसा नकारात्मक काम हो रहा है निगेटिव सेंस, तो ये ऑर्डर बदल जाता है, ये हो जाता है 1, 2, 3। ठीक है, और उसके बाद वर्ब आएगी। निगेटिव कोई क्रिया अगर है हो रही है तो अब इसमें भी बड़ा आसानी से आप समझ सकते हैं क्यों ऐसा हो रहा है कि कोई नकारात्मक काम हो रहा है तो जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो क्रिया से तो कम से कम दूर हो जाए। तो यानी जो सबसे बेबस है ऐसे समझ लीजिए, जो थर्ड पर्सन वही उस क्रिया का जिम्मेदार एक तरह से हो गया, थर्ड पर्सन ही। तो यानी सबसे वर्ब के करीब कौन हो जाएगा, थर्ड पर्सन। ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया ताकि आपको याद रह सके। अच्छी क्रिया हो रही है, सकारात्मक है, तो वो उसका क्रेडिट फर्स्ट पर्सन लेगा तो वर्ब की सबसे करीब रहेगा। ये समझाने के तरीके के अनुसार मैं बता रहा हूँ। और निगेटिव सेंस होगा तो क्रिया से सबसे दूर होगा फर्स्ट पर्सन, यानी सबसे जो कमजोर है थर्ड पर्सन, उसी को बना देंगे उस क्रिया का जिम्मेदार।
ठीक है, ये याद करने के लिए तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए इसमें आई एन राजू, स्वाभाविक सी बात है कोई नकारात्मक, मैं गए थे हम लोग दिल्ली देखने पिछले ग्रीष्म काल में, कुतुब मीनार देखने गए थे दिल्ली, तो इसमें कोई नकारात्मक काम तो है नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि राजू है थर्ड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन, ये आई एंड राजू ना होके होगा राजू एंड आई, ऑर्डर बदलेगा, यानी इस पार्ट में हो गई ए पार्ट में मिस्टेक। ठीक है, अब इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। देखिए मैंने इस बात को वैसे कल बताया है अपने कल के वीडियो में, मेरा वीडियो ध्यान से देखिए, मैंने ये बताया है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे मैं अगर कहूं राम किल्ड, आपको लगता है कि बात पूरी हो गई क्या? राम किल्ड नहीं, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कल मैंने एक नियम बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब को अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो जो करने वाला होगा उसी पर क्रिया रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ये कल मैंने बताया है। ठीक है, आज मैं फिर उसको एक बार दोहरा दे रहा हूं कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट गायब होगा तो फिर जो कर रहा है उससे संबंधित जो भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसका प्रयोग होगा। रिफ्लेक्सिव में मैंने बताया था सेल्फ या सेल्फ लगता है, आई का रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ है, यू का योर सेल्फ है, और शी का हर सेल्फ है, हिम का हर सेल्फ हिम सेल्फ है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा, अगर ऑब्जेक्ट मिसिंग है, ऑब्जेक्ट इज मिसिंग, तो क्रिया क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी उसी करने वाले पे, तो ऐसी स्थिति में लगेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब और ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन भी नहीं लेता वो, प्रीपोजिशन के पहले उसको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो अक्सर ऐसे में ऐसी वर्ब का प्रयोग करता है कि अब आप डिसाइड, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कोई ऐसी वर्ब भी आ गई जो जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। तो देखिए आई विल सर्टेनली, मैं अच्छा यहाँ पे अगर ये चेक, आप बहुत लोगों को ये भी सोच सकते हैं कि आई के बाद शैल ना लगा के विल लगाया, कहीं ये तो मिस्टेक नहीं है। लेकिन देखिए एक बात और भी जानिए, आई के साथ शैल लगता है आप जानते हैं, और बाकियों के साथ विल भी लगता है ये भी जानते हैं। लेकिन अगर कोई चीज फर्म डिसाइडेड है, दृढ़ निश्चय है, या मूड बदल रहा है, तो जब सामान्य में तो ठीक है, सामान्य में आई के साथ सेल और बाकी के साथ विल, ये सामान्य में ठीक है। लेकिन अगर मूड बदलेगा, यानी सामान्य से मूड अगर अलग होगा, तो फिर आई के साथ क्या होगा? आई के साथ विल हो जाता है, मूड चेंज होता है जब मूड। तो यहां पे देखिए जैसे माने मैं कहूं आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, इसका मतलब ये समझ रहे कि इसका मेरा मतलब मेरा डिटर्मिनेशन शो हो रहा है, दृढ़, मैं किसी चीज के लिए दृढ़ हो जा रहा हूँ, रिजिड हो जा रहा हूँ, ये सामान्य बात नहीं। लेकिन आई शैल गिव यू ए बुक, ये सामान्य बात है कि मैं तुम्हें एक किताब दूंगा। लेकिन अगर कुछ आई विल श्योरली, डेफिनेटली, सर्टेनली, इस तरह के जब मूड बदलेंगे, फर्म डिसीजन होगा या कोई और मूड बदलेगा, तो मॉडल वर्ब भी बदल जाती है। ये मॉडल वर्ब का नियम है। तो यहां पर देखिए एक वर्ड है सर्टेनली, निश्चित रूप से, डिटर्मिनेशन बता रहा है, मैं निश्चित रूप से, तो आई के साथ विल सही है, इसका मूड बदला है, सही है। अब आया अवेल, अवेल माने होता है किसी चीज का फायदा उठाना या जो भी उस मौके को भुना लेना। तो अब देखिए अवेल एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको क्या चाहिए? इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, और इसी वर्ब को अक्सर पूछता है काफी। वैसे तो बहुत सी वर्ब हैं ऐसी, कोई बहुत सी वर्बों का, जैसे कल में उस दिन मैंने एग्जांपल में इंट्रोड्यूस से आपको बताया था। तो इंट्रोड्यूस जब भी कराएंगे तो किसी का कराएंगे, अगर नहीं कराएंगे ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो फिर आप अपना सब्जेक्टिव का ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लग जाएगा, ये मैंने आपको बता चुका हूं मैं इससे पूर्व वीडियो। तो अवेल माने होता है, तो अवेल को ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो फिर क्या होगा भाई? ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो जो
यहां पर सब्जेक्ट होगा उससे संबंधित क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। तो आई विल सर्टेनली अवेल क्या, माई सेल्फ किसका, ऑफ योर ऑफर, मैं तुम्हारे ऑफर का फायदा उठाऊंगा जब भी मौका मिलेगा। वेन द ओकेजन अराइजेस, जब ऐसा मामला आएगा या मौका आएगा। तो ये बात जानिए कि ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा तो प्रीपोजिशन के पहले क्या चाहिए उसको, प्रीपोजिशन के पहले या तो ऑब्जेक्ट चाहिए, या नहीं ऑब्जेक्ट है तो फिर जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित एक उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। ये मैं बता चुका हूं, ये दोबारा बता रहा हूं, इसलिए अब इसको और बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हमारे पास सीमित ही होता है। तो लेकिन मैं आपको ये बात, देखिए मैं इस तरह से नहीं बताना चाहता कि मैं भाग भाग के बताऊं और आपको समझ भी ना, मैं उसको जब बता रहा हूं तो उसकी पूरी व्याख्या बता रहा हूं, या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं जो आ सकती हैं तो वो मैं आपको पूरी डिटेल में ही बताता हूं अपने जाने में, क्योंकि मेरा मानना है कि किसी भी तरह से बच्चे का अहित नहीं होना चाहिए अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं भी और उस टाइप का आया और आप पकड़ भी ना पाए, तो और अगर मेरे बताने में कमी है कहीं तब ना पकड़ पाए तो ये फिर मेरा फॉल्ट हो जाएगा। लेकिन अब अगर मेरे बताने के बावजूद भी आप ना समझ पाएँ और वहाँ ना पकड़ पाएँ तो आपकी इसका मतलब प्रैक्टिस में कमी है या आप उस नियम को समझ नहीं पाए। तो उसको 1-2 बार देख लीजिए तमाम वीडियोस को, तो आपको ऐसे 50 ऐसे नियम मिल जाएंगे। फिर बाद में उस सीरीज को मैं 100 तक भी कर दूंगा, 100 नियम। तो 100 नियम काफ़ी होते हैं, मतलब एक तरह से लगभग मोटे मोटे तौर पे काफ़ी आपका काम बन जाएगा। चलिए, दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन, जिसका उद्घाटन वॉज डन बाय द प्रेसिडेंट। बिटवीन यू एंड आई यू आर द काइंडर वन। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन है, इनको आप समझने का प्रयास करिए। देखिए, चलिए मैं बताना शुरू करता हूं आपको। दिस इज द रोड हुज इनॉग्रेशन। तो देखिए यहां पर हुज जो है रिलेटिव वर्ड है, ठीक है, हुज रिलेटिव वर्ड है, उसका एंटीसीडेंट है रूट। और आपको मैंने बता चुका हूं कि ये पोसेसिव केस में है, जिसका जिसको जिसका जिस जो भी है इस तरह पोसेसिव केस बनाता है। तो अब आप ये बताइए कि दिस इज द रोड, तो जिसे आप ये समझ सकते हैं कि हुम ये व्यक्तियों के लिए लगते हैं, तो हुज भी जब पोसेसिव बताएगा तो ये लिविंग का पोसेशन बता सकता है। ठीक, आई नो द गर्ल हुज पर्स वॉज लॉस्ट, मैं उस लड़की को जानता हूं जिसका पर्स लॉस्ट हो गया। गर्ल क्या है, लिविंग है, तो हु जो है हमेशा लिविंग का बताता है, लिविंग। इससे आप नॉन लिविंग को नहीं रिलेट कर सकते हैं, ऐसे समझिए। इस तरह से ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसको फिर कैसे सुधारा जाए? तो देखिए, अब नॉन लिविंग के लिए या तो विच आए या तो दैट आए, ऐसा हो सकता है नॉन लिविंग के लिए। रोड तो नॉन लिविंग है, ये तो स्पष्ट है। तो अब रोड के लिए या तो विच आए तो दैट आए। तो अगर हम कहें दिस इज द रोड विच इनॉग्रेशन, थोड़ा सुनने में ऑकवर्ड लगता है, तो इसको हम उलट के बना देते हैं। कैसे? इसको ऐसे बनाया था, क्योंकि आप पहले तो ये जानिए कि हु से किसी भी नॉन लिविंग का पोसेसिव नहीं बना सकते, उसको रिलेट नहीं कर सकते पोसेसिव वे में, जिसको के अर्थ में रिलेट नहीं कर सकते। तो इसको अगर रिलेट करना तो विच या दैट का प्रयोग हो सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में अक्सर उलट देना चाहिए। क्या करते हैं इसको, दिस इज द रोड, अब इसको बोल सकते हैं द इनॉग्रेशन ऑफ विच, ऑफ से बना देंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि ऑफ से भी पोसेसिव केस बनता है, ऑफ से पोसेसिव केस बनता है। तो अब ये लिविंग का पोसेसिव बना सकता है, लिविंग का पोसेशन, ठीक। आई नो द वुमन हुज चाइल्ड वॉज हुज ओनली चाइल्ड वॉज डेड, मैं उस औरत को जानता हूं जिसका इकलौता बेटा मर गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे
आई नो द वुमन, तो वुमन लिविंग है तो हुज हो सकता है। लेकिन दिस इज द पेन हुज इंक इज डेड मान लीजिए, तो गड़बड़ हो गया ना। ये तो पेन के लिए आप हुज यानी लिविंग के लिए लगा रहे थे, नॉन लिविंग के लिए लगा रहे हैं तो गलत है। इसको लिविंग के लिए लगा सकते हैं, और नहीं तो फिर इसका तरीका ये है कि इसको ऑफ से बना लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हुज इनॉग्रेशन ना होके होगा द इनॉग्रेशन ऑफ विच, यानी हुज से हम लिविंग का बताते हैं, नॉन लिविंग का पोसेसिव, इसको रिलेट नहीं कर सकते। अगला है बिटवीन यू एंड आई यू आर द काइंडर वन। बिटवीन यू एंड आई यू आर द काइंडर वन। देखिए प्रोनाउन पे, देखिए नाउन, देखिए पार्ट ऑफ स्पीच, हर पार्ट ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है। बस इंटरजेक्शन ग्रामर में जो क्वेश्चन आते हैं तमाम प्रतियोगिताओं में, इंटरजेक्शन पे उतना नहीं आता, लेकिन नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और प्रीपोजिशन पे तो फिल इन द ब्लैंक्स में या एरर पे या वर्ड फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, इसके तहत काफ़ी एरर बनाए जाते हैं या ब्लैंक्स बनाए जाते हैं या इम्प्रूवमेंट्स बनाए जाते हैं। तो मैं जहाँ तक मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ, मैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ वर्ब को, उसके बाद प्रीपोजिशन को, क्योंकि वर्ब का भी बहुत बड़ा दायरा है। वर्ब में टेंस है, तमाम फॉर्म, एक्टिव, पैसिव, सब कुछ वर्ब से रिलेटेड है, तो उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। वर्ब, उसके बाद प्रीपोजिशन, बाकी फिर उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच, सभी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन तो कहीं से भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के संबंधित जितने नियम हैं सबको आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है, ऐसे समझिए। तो ये तो मैं बता चुका हूं, लेकिन अब आप ये जानिए प्रोनाउन से संबंधित एक नियम ये है, और ये भी परीक्षा में बहुत पूछता है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई प्रोनाउन आया है, प्रोनाउन आया है, तो वो हमेशा होगा ऑब्जेक्टिव केस में। कौन से केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। अब अगर आपको दिक्कत है तो मैं थोड़ा सा चार्ट बना दे रहा हूं, चलिए। प्रोनाउन आपको मैंने भी बताए, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, मान लीजिए ऐसे। तो अगर वो सब्जेक्टिव में है, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मतलब सब्जेक्ट की तरह का इस्तेमाल होगा, सब्जेक्टिव, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? सब्जेक्टिव में आई और वी। ऑब्जेक्टिव केस में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में आएगा आई का होगा मी और वी का होगा अस। पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस में दो हो जाते हैं। पोसेसिव केस में एक हो जाता है एडजेक्टिव और एक हो जाता है पोसेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे भी लोग गच्चा खाते हैं, काफी मतलब दिक्कत होती है उनको। तो पोसेसिव में भी दो पार्ट है, पोसेसिव एडजेक्टिव हो सकता है, पोसेसिव प्रोनाउन हो सकता है। तो अब ये आपको देखिए, एडजेक्टिव अगर होगा तो यहाँ पर माई होगा और यहाँ पर आवर होगा। अगर पोसेसिव प्रोनाउन होगा तो यहाँ पर माइन होगा और यहाँ पर आवर्स होगा। सेकेंड पर्सन आप जान रहे हैं यू है, तो यू का सब्जेक्टिव यू ही होता है, और संजोग की बात है कि यू का ऑब्जेक्टिव भी यू ही होता है। लेकिन अब पोसेसिव में अगर एडजेक्टिव है तो योर होगा, अगर इसका प्रोनाउन में है तो योर्स होगा, ऐसे समझिए, योर्स होगा। अब देखिए इस पे बहुत मिस्टेक बनाई जाती है, मैं आपको बता दे रहा हूं वैसे कौन कौन किस तरह की मिस्टेक बनती है। थर्ड पर्सन में आप जानते हैं ही, शी, इट और दे है, ठीक है, ये है। तो अब इसका सब्जेक्टिव केस में बनेगा तो ये होगा, और अब ऑब्जेक्टिव में ही का होगा तो हिम होगा, शी का होगा तो हर होगा, इट का होगा तो इट ही होगा, और दे का होगा तो देम होगा। ये हो गया। अगर पोसेसिव केस में देखें तो पोसेसिव में दो हैं, एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। यही आदमी धोखा खाता है बहुत ज्यादा, तो इस पे भी बनाए जाते हैं क्वेश्चन। तो देखिए एडजेक्टिव का एक नियम यह है कि अगर वो एडजेक्टिव है तो उसके बाद एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को।
अगर वो पोसेसिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद माई, अगर माई बोल के तो माई ब्रदर बोलिए, माई हाउस बोलिए, माई प्रॉपर्टी बोलिए, कोई ना कोई नाउन आना जरूरी है, क्योंकि एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? नाउन को क्वालिफाई करता है। तो यानी पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का आना जरूरी है। और प्रोसेसिव प्रोनाउन को भी जान लीजिए, प्रोनाउन किसकी जगह पे आते हैं? प्रोनाउन नाउन की जगह पे आते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। तो अब देखिए माई के बाद आया माई बुक, माई जो भी, लेकिन माइन बुक अगर किसी ने लिख दिया माइन बुक तो ये गलत है, माइन बुक नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेसिव प्रोनाउन है, प्रोनाउन तो खुद किसी नाउन की जगह आया है, तो उसके बाद फिर कोई प्रोनाउन नहीं आएगा या कोई नाउन नहीं आएगा। अब देखिए पोसेसिव एडजेक्टिव में देखिए ये होगा हिम का होगा हिज, हर का होगा हर, और इट का ये होता है इट्स, ये होता है, यही इट्स होता है, अपॉस्ट्रोफी एस नहीं होगा। देखिए कई लोग इसमें भी धोखा खाते हैं, इट्स जो है पोसेसिव बताता है, लेकिन ये जो ये वाला इट्स है ये शॉर्ट फॉर्म है किसका? ये शॉर्ट फॉर्म है इट इज का। इट इज का ये शॉर्ट फॉर्म है, ये इसका पोसेसिव नहीं है, पहली बात ये जान लीजिए। यहां पे भी लोग धोखा खाते हैं। तो अगर मान लीजिए हम इट इज बोलना चाह रहे हैं और इसको लगा दें तो गलत हो जाएगा, और अगर हम पोसेसिव बोलना चाह रहे हैं और इसको लगा देंगे तो भी गलत हो जाएगा। तो यानी पोसेसिव में ये प्रयोग होता है, ये नहीं, ठीक है। और देयर होगा यहां पर, ठीक है, ये देयर होगा, ठीक है। लेकिन अगर पोसेसिव प्रोनाउन है तो हिज का हिज ही होगा, हर का हर्ष होगा हर्ष, इट का नहीं होता है, यही गच्चा खाता है लड़का, इट का पोसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, और देयर का होगा देयर्स, देयर्स एस लगेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्रोनाउन में एस 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 लग जा रहा है, योर्स में लग गया, हर्ष में लग गया, देयर्स में लग गया, तो फिर बचा एक तो हिस्से है ना, तो इसमें भी एस लगा देते हैं ना, एच आई एस लगा एक और एस। तो लेकिन अगर आपने ये बना दिया हिज में एक और एस लगा दिया तो ये सांप की फुफकार हो गया। फुफकारना होता है जैसे हिस, फुफकार अगर कहीं पे आ रही तो हिस का मतलब कुछ जैसे फुफकार जिसकी आवाज निकल रही हो तो हिस है वो, तो ये तो गलत सेंस देने लगेगा, इसलिए इस पे एस नहीं लगाया जाता इस सेंस में। अब आपको समझ में आ गया? तो देखिए अगर उसको इस पे मिस्टेक बनानी है तो अब एडजेक्टिव को बनाना है तो बोल देगा हर्ष बुक बोल देगा, लेकिन आपको पता है कि हर्ष पोसेसिव प्रोनाउन है, उसके बाद नाउन नहीं आएगा। इट पे बनाना हो तो जहां इसको लगाना वहां इसको लगा देगा, जहां इसको लगाना वहां उसको लगा देगा। मतलब इसमें कंफ्यूजन क्रिएट, अब ये तो बड़ा टेबल हो गया ना, इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो जहां इसको लगाना है वहां इसको लगा देगा, मैं उलट फुट फेर करता रहता। तो अब आप देखिए जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से, ये बहुत आता है प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आया तो हमेशा कौन सा केस लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस। तो इसका मतलब कौन सा लगना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस, मतलब ये वाली लाइन लगेगी, ये किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। अगर कोई प्रीपोजिशन आ रहा है तो उसके बाद अब अगर उसको इसमें मिस्टेक बनानी है तो क्या लगेगा? इस लाइन को छोड़ बाकी कोई भी लाइन का उल्टा सीधा लगा देगा। समझ में आ गया आपको? तो अब देखिए जैसे, तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगना चाहिए? ये बिटवीन जो है प्रीपोजिशन है, तो यू आया, तो भाई अब यू तो सब्जेक्टिव भी यू है और ऑब्जेक्टिव भी यू है, सब्जेक्टिव भी यू है ऑब्जेक्टिव भी यू है, तो इसमें तो आप नहीं गड़बड़ा पाएंगे। लेकिन अब आई भी तो आया है, आई आया, यू आया, तो आई, अब देखिए आई जब आया है तो कौन सा, ये प्रीपोजिशन के बाद आया है तो इसको कौन सा केस में होना चाहिए? तो आई का ऑब्जेक्टिव क्या है? मी है, तो यहां पर आई ना होकर क्या होगा? मी होगा। ठीक है, जहां तक ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता दिया मैंने, इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है। अब मैं 2 क्वेश्चन और आपको करवा देता हूं। ठीक, यू ही एंड आई आर टू बी ब्लेम्ड फॉर द एक्सीडेंट। ब्लेम माने दोषी बनाना, किसी चीज के लिए दोषी करना। ब्लेम एक तरह से एक्यूज, ठीक है, एक्यूज, लेकिन एक्यूज के साथ ऑफ लगता है। ब्लेम करना, एक्यूज करना, किसी को आरोपित बनाना, उसको दोषी बनाना। तो वैसे अब इस नियम को बताने की मुझे जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस नियम को बता चुका हूं। अभी मैंने अपने लेक्चर में बताया कि अगर ये पॉजिटिव सेंस में होगा तो क्या होगा? पॉजिटिव सेंस में अगर प्रोनाउन आ रहे हैं पॉजिटिव सेंस तो क्या होगा? ये होगा 2, 3, 1,
या 2 3 1, यानी फर्स्ट पर्सन वर्ब के करीब रहेगा। लेकिन अगर निगेटिव सेंस है तो क्या होगा, निगेटिव सेंस में ये हो जाएगा 1 2 3, यानी वर्ब से क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सबसे दूर हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सबसे दूर, क्योंकि वो गलत क्रिया का क्रेडिट कौन लेगा, फिर इसी पे आरोपित हो, ज्यादा अच्छा है। ये मैंने समझने के लिए बोला, ऐसा कुछ है नहीं, बस समझना ये है कि अच्छे सेंस में वर्ब के सबसे करीब फर्स्ट पर्सन होता है और नेगेटिव सेंस में वर्ब से सबसे दूर होगा, वर्ब से दूर। ठीक, अब देखिए ब्लेम है, किसी चीज का आरोप लग रहा है या दोषी बनाया जा रहा है, किसके लिए, एक्सीडेंट के लिए, कि इस एक्सीडेंट के तुम जिम्मेदार हो। तो अब यू ही एंड आई, तो आई अब वर्ब के करीब आई हो जा रहा है, जो कि ये होगा नहीं, तो होगा क्या 2 3 1 भी पॉजिटिव सेंस में होता है और निगेटिव सेंस में 1 2 3, तो 1 कहाँ आएगा, आई, फिर 2 यानी आई यू एन ही, ऑर्डर बदलेगा, यानी इस पार्ट में मिस्टेक। इस नियम की मैं व्याख्या बहुत कर चुका हूं और यहां मैंने लिख भी दिया है, समझने के लिए आप समझिए। आई यू एन ही मस्ट अटेंड द सेमिनार, अब अटेंड करना है सेमिनार को, वो भी कैरियर गाइडेंस के लिए, तो स्वाभाविक सी बात है कोई नेगेटिव सेंस है नहीं, पॉजिटिव जैसा सेंस है, तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए 2 3 1, तो यानी यहाँ 2 कौन है, यू, 3 मतलब ही एंड आई, वर्ब के सबसे करीब कौन रहेगा, फर्स्ट पर्सन, यानी इसमें ऑर्डर का मिस्टेक है, ये होगा इसने। तो आज हम 50 गोल्डन रूल्स के तहत 36 क्वेश्चन कर चुके हैं, थर्ड पार्ट है ये, और कल मैं लगभग पूरे आपको 50 पूरे बता दूंगा, यानी 4 पार्ट में 50 नियम आपके आ जाएंगे लगभग, ठीक है। और आपको ये नियम हर तरह की परीक्षाओं में काम आएंगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप, और अगर मैंने 100 नियम अगर एक और पार्ट बना दिया पर 50 का क्वेश्चंस का गोल्डन रूल्स का, तो आप समझ लीजिए आपके 100 नियम में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लगभग काफ़ी ग्रामर आ जाती है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि ऐसा तो है नहीं कि 100 नियमों से ही पूरी ग्रामर बनी है, लेकिन फिर भी जो एक तरह से मेन जो नियम है वो आपको पता चल जाएंगे लगभग, उनके प्रयोग जो अक्सर आते हैं परीक्षाओं में। और मेरा उद्देश्य भी है कि कम से कम 100 ऐसे नियम मैं बता दूं अपने लगातार कुछ वीडियो में, 6 वीडियो में, ताकि लड़कों के लिए उनकी भलाई हो जाए और उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो। ठीक है, आपको बेस्ट ऑफ लक, हैव ए गुड डे, नाइस डे।